हेलो लर्नर्स, आयकर अधिनियम के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं डॉक्टर रवि अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम पूंजी लाभ कैपिटल गेन्स के संबंध में अपने इस वीडियो में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पूंजी लाभ से संबंधित वीडियो के इस प्रथम वीडियो में हम पूंजी लाभ का अर्थ, पूंजी संपत्ति का अर्थ, पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण के संबंध में आपको बताएंगे और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम पूंजी लाभ से आशय। पूंजी लाभ या कैपिटल गेन आय का चतुर्थ महत्वपूर्ण शीर्षक है। दिस इज़ द फोर्थ हेड ऑफ इनकम। आयकर अधिनियम की धारा 45 उपधारा 1 के अनुसार किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। मीन्स कैपिटल गेन कहाँ से होगा? कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ एनी कैपिटल असेट। किसी भी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ ही पूंजी लाभ कहलाता है। सामान्यतः जिस गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, पूंजी लाभ उसी गत वर्ष की आय में शामिल होता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं, जैसे सरकार द्वारा भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण करना, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। ऐसे केसेस में पूंजी लाभ उस गत वर्ष में कर योग्य होता है जिस गत वर्ष में प्रतिफल प्राप्त होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अधिग्रहण जिस वर्ष में होता है उसका कंपनसेशन, उसका मुआवजा या उसका प्रतिफल कह सकते हैं, क्षतिपूर्ति जो होती है वो कुछ समय के पश्चात होती है। तो अधिग्रहण वाले स्थिति में पूंजी लाभ की गणना उस गत वर्ष में करेंगे जिस गत वर्ष में प्रतिफल प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे पूंजी लाभ पर कर निर्धारण का, कि सामान्य परिस्थितियों में यदि पूंजी लाभ के हस्तांतरण से होने वाला, अर्थात किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ धारा 54B, 54, 54D, 54EC, 54F, 54G और 54GA के अंतर्गत कर मुक्त नहीं है, तो यह हस्तांतरण होने वाले गत वर्ष में ही कर योग्य होता है। बात को फिर समझ लीजिए। जिस गत वर्ष में पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होगा उस गत वर्ष में हमारा पूंजी लाभ उदय हो जाएगा। अब यो पूंजी लाभ होगा, यह पूंजी लाभ धारा 54 और 54 में ही कुछ और धाराएं हैं, 54B, D, EC, F, G और GA। इनमें दी गई शर्तों में, इनमें दी गए नियमों के अनुसार यदि कर मुक्त नहीं है तो जिस गत वर्ष में हस्तांतरण होगा, जिस गत वर्ष में पूंजी लाभ उदय होगा, उसी गत वर्ष में यह कर योग्य भी होता है। अतः पूंजी लाभ पर गत वर्ष में कर योग्य आय का निर्धारण करने के लिए 5 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। हमें इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। यदि ये पांचों बातें किसी गत वर्ष में पूरी हो रही हैं तभी उस गत वर्ष में पूंजी लाभ कर योग्य होगा। नंबर 1 पॉइंट है हमारा, करदाता पूंजी संपत्ति का स्वामी हो। असेसी शुड बी द ओनर ऑफ कैपिटल एसेट। यदि करदाता पूंजी संपत्ति का ओनर नहीं है तो उस पर पूंजी लाभ की गणना भी नहीं की जाएगी। दूसरा बिंदु है, करदाता द्वारा पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए, अर्थात गत वर्ष में करदाता जिस पूंजी संपत्ति का स्वामी है, ओनर है, वह उस संपत्ति को हस्तांतरित करे। हस्तांतरित का अपना आशय है, वो हम आगे के भाग में बताएंगे आपको इसी वीडियो में। विक्रय भी इसमें शामिल है। हस्तांतरण गत वर्ष में किया जाना चाहिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट होना चाहिए। हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप लाभ अर्जित होना चाहिए। यदि ट्रांसफ़र ऑफ एसेट से कोई लाभ नहीं हो रहा है या हानि हो रही है तो वह कर योग्य नहीं होगा। हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप लाभ होना आवश्यक है। और फिर हस्तांतरण से होने वाला जो लाभ है वो धारा 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G और 54GA अर्थात सेक्शन 54 एंड अदर सेक्शंस रिलेटेड टू 54 में
कटौती योग्य नहीं होना चाहिए या कर मुक्त नहीं होना चाहिए। यदि पूंजी लाभ की समस्त राशि या उसका कोई भाग धारा 54 या 54 से संबंधित अन्य धाराओं में कटौती योग्य है, कर मुक्त है, तो वह पूंजी लाभ गत वर्ष में कर योग्य नहीं होता है। अब हम चरणबद्ध प्रक्रिया के अनुसार एक एक करके इन समस्त तथ्यों पर विचार करेंगे और इनको समझेंगे। सबसे पहले आता है पूंजी संपत्ति, क्योंकि परिभाषा के अनुसार सर्वप्रथम हमें पूंजी संपत्ति को समझना है कि करदाता पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से जो लाभ अर्जित करेगा पूंजी लाभ होगा। तो पूंजी संपत्ति क्या है? व्हाट इज़ कैपिटल एसेट? तो धारा 2 उपधारा 14 हमें क्या बताती है कि एक भारतीय निवासी व्यक्ति की ऐसी कोई भी संपत्ति जो कि उसके व्यापार या पेशे से संबंधित नहीं है पूंजी संपत्ति मानी जाती है। एनी काइंड ऑफ एसेट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ द ओनर ऑफ द असेसी इज कॉल्ड द कैपिटल एसेट। कोई भी व्यक्तिगत संपत्ति हो सकती है जो कि व्यापार और पेशे संबंधित ना हो। पूंजी संपत्ति में क्या शामिल करना है हम इसको याद नहीं करेंगे। हम अध्ययन में सुविधा के दृष्टिकोण से पूंजी संपत्तियों में कौन कौन सी संपत्ति शामिल नहीं करेंगे इनको याद कर लेंगे और शेष जो भी संपत्तियाँ होंगी वो सब पूंजी संपत्ति मानी जाएंगी। सर्वप्रथम तो क्या हमें करना है? व्यापारिक रहतिया या स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड अर्थात वो माल जो व्यापार में या पेशे में प्रयोग हो रहा है वो पूंजी संपत्ति नहीं है। सेकंड है हमारा व्यक्तिगत प्रयोग की चल संपत्तियाँ। करदाता के स्वयं के प्रयोग की मूवेबल एसेट्स, वो एसेट जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती हैं और स्वयं के प्रयोग के लिए हैं, जैसे स्वयं की कार, स्वयं की मोटरसाइकिल, स्वयं के पहनने के कपड़े, स्वयं का घर का फर्नीचर। ये संपत्तियां जो हैं ये चल संपत्तियां हैं और स्वयं के प्रयोग के लिए होती हैं। स्वयं या परिवार भी आएगा इसमें। करदाता के परिवार के प्रयोग में जो संपत्तियां होंगी वो पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपवाद है। यदि स्वयं के प्रयोग में चल संपत्तियों में ये कुछ 5-6 संपत्तियां हैं वो शामिल हैं तो उन्हें पूंजी संपत्ति माना जाता है। जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई हमारे पास ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी है, आभूषण हैं जो मूल्यवान होते हैं, और अंगूठी हो गई, कोई सोने का हार हो गया। इस प्रकार के जो आभूषण होंगे वो पूंजी संपत्ति माने जाएंगे। बहुमूल्य धातु है कोई, बुलियन जिसको बोलते हैं, सोना हो सकता है, चांदी हो सकती है, प्लेटिनम हो सकती है, एनी काइंड ऑफ बुलियन, ठीक है ना। पुरातत्व संग्रह, कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, कोई बहुत पुराने ज़माने का हमारे पास कोई ऐसा संग्रह है, डाक टिकट हो सकते हैं, पुराने सिक्के हो सकते हैं जो कि बहुमूल्य हो चुके हैं। कलाकृति, मूर्ति, चित्रकारी जो कि किसी बहुत पॉपुलर प्रसिद्ध व्यक्ति ने बनाई हैं, चित्रकार ने बनाई हैं, या दुर्लभ प्रकृति की हैं जो बहुमूल्य हैं। ये संपत्तियां चल संपत्तियां हैं और अगर करदाता के व्यक्तिगत प्रयोग में काम में आ रही हैं तो इनको पूंजी संपत्ति की परिभाषा में शामिल किया जाएगा, अर्थात इनके हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति साधारण स्टील के बर्तन में खाना खाता है वह बर्तन पूंजी संपत्ति नहीं माने जाएंगे। लेकिन यदि सोने के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में भोजन करता है तो वो स्वयं के प्रयोग में आ रहे हैं, चल संपत्तियां हैं लेकिन बहुमूल्य धातु के बने हैं, इसलिए वह पूंजी संपत्ति माने जाएंगे। फर्नीचर साधारण लकड़ी का है, लोहे का है, स्टील का है तो पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि फर्नीचर हमारा करदाता का चांदी का बना है, सोने का बना है, उसमें हीरा लगा हुआ है तो वो फर्नीचर पूंजी संपत्ति माना जाएगा। इसी प्रकार से घड़ी हो सकती है, चश्मा हो सकता है, वस्त्र हो सकते हैं, वस्त्र में हो सकता है सोना लगा हो, हीरे लगे हों, जवाहरात लगे हों, तो ये चीज़ें समस्त पूंजी संपत्ति मानी जाएंगी, ये कर मुक्त नहीं होंगी। थर्ड है हमारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया।
जो भी कृषि भूमि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होती है उसे पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता है और वह करमुक्त हो जाती है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता है। फिर समझ लीजिए एक बार, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल मूवेबल असेट्स और एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया। ये 3 संपत्तियाँ पूंजी संपत्ति की परिभाषा में नहीं आती हैं। व्यक्तिगत प्रयोग की चल संपत्तियों का एक अपवाद है जिसमें समस्त बहुमूल्य संपत्तियों को, जिनका मूल्य अधिक है, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो जवाहरात हों, चाहे वो बहुमूल्य धातु हो, पुरानी पेंटिंग हो, चित्रकारी हो, कलाकारी हो, वो सब पूंजी संपत्ति मान ली जाती हैं। इसके अतिरिक्त स्वर्ण बॉन्ड, स्वर्ण जमा बॉन्ड और विशेष धारक बॉन्ड भी हैं जो कि समय समय पर भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते रहे हैं और आयकर विभाग के द्वारा उनको अधिसूचित किया जाता है कि इनके हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ नहीं माना जाएगा। तो यदि ये किसी करदाता के पास हैं, गत वर्ष में उनका हस्तांतरण होता है, तो इनसे होने वाले लाभ को पूंजी लाभ में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये पूंजी संपत्ति नहीं है। ठीक है। अब बात आती है पूंजी संपत्ति के प्रकार की। करदाता द्वारा किसी पूंजी संपत्ति को हस्तांतरण करने से पूर्व, ध्यान दीजिएगा बात को, जिस तिथि पर किसी पूंजी संपत्ति के स्वामित्व का परिवर्तन हो रहा है उसे कहते हैं हस्तांतरण। कि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति की है, उसने उस संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व में परिवर्तित कर दिया, तो हस्तांतरण हो गया। हस्तांतरण करने से पूर्व धारण करना या रखने की अवधि के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति और दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। बात को फिर समझिएगा। करदाता जिस तिथि पर पूंजी संपत्ति को हस्तांतरित कर रहा है उस तिथि से पहले उसने उसे कितने दिन अपने पास रखा, कितने समय तक उसने अपने अधिकार में उसको धारण किया, रखा, होल्ड किया। इस होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे पूंजी संपत्ति को 2 भागों में बांटेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट क्या है? धारा 242A उपधारा 42A के अनुसार ऐसी पूंजी संपत्ति जो कि करदाता के पास हस्तांतरण करने की तिथि से पूर्व 36 माह से अधिक ना रखी हो, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाती है। अर्थात वो सभी पूंजी संपत्तियां जो कि 36 माह से कम, 36 माह से अधिक ना रखी हों, अर्थात 36 माह से कम समय के अंतर्गत हस्तांतरित कर दी जाएं, वो हमारी अल्पकालीन पूंजी संपत्ति होती है। ऐसी पूंजी संपत्ति जो करदाता हस्तांतरण करने से पूर्व 36 माह या उससे कम अवधि तक रखता है, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति होती है। सामान्यतः नियम ये है, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। यदि अचल संपत्ति है जैसे भूमि या भवन, या गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां हैं, कोई भी सिक्योरिटी जो कि किसी मान्यता प्राप्त स्कंद बाजार में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, सूचीबद्ध नहीं है, उसे हम कहते हैं गैर सूचीबद्ध प्रतिभूति। तो गैर सूचीबद्ध प्रतिभूति की दशा में और अचल संपत्तियों की दशा में यह अवधि 24 माह होती है। अर्थात 24 माह में से कम अगर धारण किया है तो इसे हम अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानेंगे। वित्तीय संपत्तियों में जो सूचीबद्ध हैं जैसे शेयर हो गए, अंश, ऋणपत्र, डिबेंचर या अन्य कोई प्रतिभूति, बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं, यूटीआई के यूनिट्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड के यूनिट, इन संपत्तियों में 12 माह की अवधि होती है। बात को फिर समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स में। समय के आधार पर जब हम बांटेंगे अल्पकालीन और दीर्घकालीन, अब अल्पकाल और दीर्घकाल में समय जो होगा वो क्या होगा? 12 माह भी है, 24 माह भी है और 36 माह भी है। जनरल रूल ये कहता है 36 माह का। 36 माह से कम होल्ड किया तो अल्पकाल होगा, लेकिन जनरल रूल में भी 2 हमारे अलग अलग और वर्गीकरण कर दिए गए हैं, 12 माह का और 24 माह का। भूमि व भवन में ये 24 माह की अवधि मानी जाएगी, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में ये 24 माह की अवधि मानी जाएगी, और लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में
लिस्टेड सिक्योरिटीज़ जो कि वित्तीय प्रकृति की होती हैं उनमें यह अवधि 12 माह की मानी जाएगी। 12 माह से कम में यदि हस्तांतरण होगा तो पूंजी लाभ पूंजी संपत्ति अल्पकालीन होगी। अब दूसरा आया हमारा दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। सामान्यतः नियम 36 माह का है कि 36 माह से पहले अगर कर दिया तो अल्पकालीन, और ऐसी संपत्तियां, ऐसी पूंजी संपत्तियां जिनका हस्तांतरण करदाता 36 माह रखने के पश्चात करता है दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाती है। लेकिन जिस प्रकार अल्पकालीन में 2 अपवाद हैं, 2 अलग वर्गीकरण हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अचल संपत्तियों में और गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की दशा में यह अवधि 24 माह हो जाती है, और वित्तीय प्रकृति की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की दशा में यह अवधि 12 माह की हो जाती है। भूमि भवन है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं तो 24 माह के बाद दीर्घकालीन होगा, और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जो हैं, फाइनेंशियल नेचर की जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर, डिवेंचर, यूटीआई के यूनिट्स, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, इनमें 12 माह की अवधि होगी। 12 माह धारण करने के पश्चात यदि हस्तांतरण किया जाएगा तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा। इसी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पूंजी संपत्ति को रखने की अवधि की गणना में हस्तांतरण की तिथि को छोड़ दिया जाएगा। जिस दिन हस्तांतरण होगा उसको काउंट नहीं करेंगे, उसके पहले देखेंगे 12 माह या 36 माह, 24 माह, जो भी समय गणना करनी है वो ट्रांसफ़र की डेट को छोड़ करके की जाएगी। उपहार, वसीयत, उत्तराधिकार या विरासत में प्राप्त पूंजी संपत्तियों के संबंध में पूर्व स्वामी द्वारा संपत्ति को रखने की अवधि को शामिल करते हुए अल्पकालीन या दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति का निर्धारण किया जाता है। अर्थात ऐसी पूंजी संपत्ति जो कि करदाता को, वर्तमान स्वामी को बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त होती हैं, उपहार में, गिफ्ट में, वसीयत में, विल में, उत्तराधिकार में, सक्सेशन में, विरासत में, ऐसी पूंजी संपत्तियों के संबंध में इनका जो पूर्व स्वामी होता है, जिस व्यक्ति से ये संपत्तियां प्राप्त हुई हैं, उसने उन संपत्ति को कितने समय तक धारण किया था उस समय को भी शामिल करेंगे, और वर्तमान करदाता के पास, वर्तमान स्वामी के पास कितने धारण किया इसको भी शामिल करें। दोनों को जोड़ करके तब देखेंगे कि 12 माह है या 24 माह है या 36 माह है। ठीक है। ऐसी पूंजी संपत्तियां जिन पर क्रमागत ह्रास विधि के आधार पर ह्रास की गणना की जाती है। क्रमागत मतलब अपलिखित मूल्य पर, डिमिनिशिंग मेथड जो होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के आधार पर ह्रास की गणना की जाती है, उनके हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ सदैव अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाता है। यदि किसी भूमि पर, यदि किसी भवन पर, मशीन पर, प्लांट पर रिटन डाउन वैल्यू के बेसिस पे, अपलिखित मूल्य पर क्रमागत विधि से ह्रास लगाया जा रहा है तो उसमें समय तत्व की उपेक्षा की जाएगी और उसको सदैव अल्पकालीन पूंजी लाभ में ही रखा जाएगा। ऐसी संपत्तियों में संपत्ति धारण करने की अवधि नहीं देखी जाएगी, अर्थात 12 माह 24 माह नहीं देखा जाएगा। केवल ये देखा जाएगा कि चूँकि क्रमागत ह्रास विधि का प्रयोग किया गया इसलिए अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा। अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाला लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाता है, और दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाता है। जैसे पूंजी संपत्ति 2 प्रकार की हैं, उसी आधार पर पूंजी लाभ भी 2 प्रकार का है, अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ। अब जो अगला बिंदु है महत्वपूर्ण, वो है पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, क्योंकि जब तक पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होगा तब तक पूंजी लाभ भी नहीं होगा। तो ऐसे कौन से व्यवहार हैं जिनको हस्तांतरण माना जाएगा? हस्तांतरण का अर्थ क्या है? धारा 2 उपधारा 47 के अनुसार एक व्यक्ति के लिए गत वर्ष में मुख्यतः निम्नलिखित व्यवहारों को हस्तांतरण में शामिल किया जाएगा। जो हमारा एक इंडिविजुअल असेसी होता है, उस इंडिविजुअल असेसी के लिए मुख्य रूप से ऐसे कौन से व्यवहार होते हैं जिनको हस्तांतरण माना जाए? सर्वप्रथम है संपत्ति का विक्रय, विनिमय या त्याग। किसी भी पूंजी संपत्ति को बेच देना, एक्सचेंज कर लेना या समर्पित कर देना, त्याग देना, छोड़ देना उसका, उसे हम कहेंगे हस्तांतरण कर देना। दूसरा है संपत्ति के अधिकार की समाप्ति। किसी पूंजी संपत्ति पर अधिकार की समाप्ति हो जाए, स्वामित्व के अधिकार की समाप्ति हो जाए तो यह भी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण माना जाएगा। किसी अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण हो जाए, कंपलसरी एक्विजिशन हो जाए, तो भी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण माना जाएगा। करदाता द्वारा पूंजी संपत्ति को व्यापारिक माल में परिवर्तित करना,
करदाता अपनी व्यक्तिगत पूंजी संपत्ति को व्यापार की पूंजी संपत्ति में परिवर्तित करता है। तो जिस तिथि को वह अपनी व्यक्तिगत संपत्ति व्यापार की पूंजीगत संपत्ति में हस्तांतरित करेगा उस तिथि को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण मान करके पूंजी लाभ में गणना की जाएगी। जीरो कूपन बॉन्ड की परिपक्वता या शोधन, जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं जिनको डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहा जाता है, उनकी मैच्योरिटी हो गई, उनका समय पूरा हो गया और शोधन हो रहा है तो उसे भी हस्तांतरण माना जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अचल संपत्ति को प्रयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण। इसके बाद हमारा आता है ऐसे कौन से व्यवहार हैं जिन्हें हस्तांतरण नहीं माना जाता है। कुछ व्यवहार ऐसे भी हैं जो लगता है कि हस्तांतरण हुआ है, लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत उन्हें हस्तांतरण नहीं माना जाता है। तो एक व्यक्ति और HUF की दशा में निम्नलिखित व्यवहारों को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाता है। सबसे पहला नंबर है HUF के पूर्ण या आंशिक विभाजन पर पूंजी संपत्ति का वितरण। कोई हिंदू अविभाजित परिवार पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से विभाजित हो रहा है और उस विभाजन की दशा में उसकी संपत्तियों का वितरण सदस्यों के बीच में हो रहा है, तो इस वितरण को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाएगा, पूंजी लाभ की गणना नहीं की जाएगी। ठीक इसी प्रकार से पार्टनरशिप फर्म में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में या बॉडीज़ ऑफ इंडिविजुअल में किसी प्रकार के व्यक्तियों के समूह में विघटन हो रहा है और उस विघटन के होने पर उसके सदस्यों में, उसके साझेदारों में पूंजी संपत्ति का वितरण होने पर उस वितरण को पूंजी लाभ की संज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी, पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से भेंट, उपहार या वसीयत के अंतर्गत पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होने पर उसे पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। जिस समय भेंट मिलेगी, जिस समय जो व्यक्ति भेंट देगा उस वक्त उसको पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं मानेंगे। भेंट प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब उसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करेगा मूल्य के बदले में, विनिमय के बदले में, तब हम उसे पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण मानेंगे। भेंट से भेंट मिली और उसको भी किसी को भेंट कर दिया तो फिर वो पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं है। कला संग्रह, कोई आर्ट कलेक्शन है, पुरातत्व संग्रह, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, पेंटिंग, पांडुलिपि, चित्रकारी, प्राचीन पुस्तक, वैज्ञानिक संग्रह आदि को सरकार, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, अभिलेखागार, आर्ट गैलरी या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी संस्था को किया जाने वाला हस्तांतरण भी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाता है। किसी करदाता के पास कोई पुरातत्व संग्रह है, पेंटिंग है पुरानी, कोई पांडुलिपि है बहुत पुरानी, बहुत अच्छा चित्र है, प्राचीन पुस्तक है, कोई वैज्ञानिक संग्रह है और वो इन्हें क्या करता है, सरकारी संस्थाओं को संरक्षण के लिए दे देता है। राष्ट्रीय संग्रहालय होते हैं, नेशनल म्यूज़ियम, अभिलेखागार होते हैं राज्य में और भारत सरकार का अपना होता है। आर्ट गैलरी, कला दीर्घाएँ होती हैं या सरकार के द्वारा अनुमोदित कोई भी ऐसी संस्था जो कला और संस्कृति का संरक्षण करती है, उसको करदाता के द्वारा, संपत्ति के स्वामी के द्वारा किसी विशेष महत्व की वस्तु को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो आयकर के दृष्टिकोण से पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में देखा कि कौन सी संपत्तियां पूंजी संपत्ति मानी जाएंगी, कौन से व्यवहार हस्तांतरण माने जाएंगे और कौन से व्यवहार हस्तांतरण नहीं माने जाएंगे। यदि किसी भी लेन देन में गत वर्ष में पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है और वह हस्तांतरण आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य है, हस्तांतरण की परिभाषा में शामिल है, तब उस दशा में पूंजी लाभ की गणना की जाएगी। समय के आधार पर हम पूंजी संपत्ति को अल्पकालीन और दीर्घकालीन दो वर्गों में बांट लेंगे और फिर उसी दशा में अल्पकालीन पूंजी लाभ या दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना करेंगे और कर योग्य आय में शामिल करेंगे। आशा है विषय सामग्री से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई आपका सुझाव हो तो सदैव आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।